I want to talk to you about the recent incident that happened, Pahalgam attack. सही माने में ये जो अटैक था ये उनके जिनको वो कश्मीरी भाई कहते हैं ये उन पे था। उनकी रोजी रोटी पे था। ये जो हुआ है ये एक बहुत ही प्लान्ड साजिश के तहत हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंड a very great message to rest of the world. Terror and talk, terror and trade, they cannot move together. And very categorically he said that blood and water will not flow together. जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है, I think whom they are trying to fool. Now gone are the days then they can manipulate situation in India. No, not possible. 14 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया, IMF फंड ने रिलीज भी नहीं किया तो उससे पहले सैंक्शन। अरे तुम्हारे पास रोटी तो है नहीं खाने को, और पानी के लिए I have heard somewhere in social media that they have already written 4-5 letters to Indian government। जो नूर खान एयरबेस हमने डिस्ट्रॉय किया है उसमें इवन अमेरिकन सोल्जर्स वर प्रेजेंट, because I think they were making this as a base to use against China, not against us. If you really see, I think we are at serial number 5 or 6 in selling of weapons also in the world. Most of the African countries are buying weapons and equipment from us. Even countries we are supplying weapons and equipment to Philippines, Vietnam. रोटी नहीं भी मिलेगी तो भी हिंदुस्तान की फौज लड़के और दुश्मन के ऊपर फतेह हासिल करेगी। ये नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू हितेशिका's चैनल। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल राजवीर शर्मा। कर्नल राजवीर शर्मा एक रिटायर्ड इन्फेंट्री ऑफिसर है और साथ ही में वे 30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं आर्मी में सर्व करने का। वे जाट रेजिमेंट से थे और साथ ही में उन्होंने LOC, LAC हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर भी सर्व किया है। आज के इस एपिसोड में हमने बात करी है पहलगाम अटैक के बारे में, कश्मीर, जम्मू, पाकिस्तान इन एरियाज़ के बारे में, किस तरीके से आतंकवादियों ने अटैक की प्लानिंग करी थी, क्या जियोपॉलिटिक स्टैंड है आज हमारा, किस तरीके से हम आज आगे बढ़ रहे हैं, और भी कई इस तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी गई है। साथ ही में हमने SSB ट्रेनिंग के बारे में भी बात करी है क्योंकि कर्नल राजवीर शर्मा एक SSB ट्रेनर भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस एपिसोड से आज आप बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। कर्नल राजवीर शर्मा, वेलकम टू हितेशिका's चैनल। कैसे हैं आप? Thank you, Teshika. I'm very fine and very nice, and thanks a lot for inviting us and giving us a chance to talk to you all. I'm very glad. Thank you so much. I'm glad that you accepted my invitation. So, Colonel Rajveer, I want to talk to you about the recent incident that happened, पहलगाम अटैक। मैं सबसे पहले उस टॉपिक पर प्रकाश डालना चाहूँगी क्योंकि 22 अप्रैल को जो हमारे भारत के साथ हुआ वह उस बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहलगाम अटैक जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम आता है और उससे अगर हम 5 से 7 किलोमीटर चढ़ाई करते हैं तो बैसरन वैली आता है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहाँ पर हमारे 26 सिविलियंस की डेथ हुई। तो अगर हम इस पूरे केस को समझे तो हम एक चीज मानेंगे कि उधर टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग करा गया, वो काफी वेल प्लान्ड एक अटैक था। और जब उनके बारे में जानने की कोशिश करी गई तब पता चला कि वो लोग जैसे कि जो पहलगाम है उस एरिया की सैटेलाइट इमेजेस काफी अटैक से पहले काफी उसकी डिमांड आने लगी। तो हाई रिजोल्यूशन में मैक्सा टेक्नोलॉजी नाम करके एक US कंपनी है, उधर से उधर की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस बुलाई जा रही थी। अटैकर्स ने अपने माउंटेड कैमरास लगा रखे थे, गोप्रो जैसे, जहाँ पे वो सब रिकॉर्ड कर रहे थे। साथ में वो लोग सैटेलाइट फोन्स का उपयोग कर रहे थे ताकि बिना नेटवर्क के भी वो आसानी से अपना कम्युनिकेशन कर सके। उन्होंने
उस तरह से अपने फोन्स को कर रखा था कि जैसे कि वो सीधे, हम लोग उनको इसलिए भी उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं ट्रैक कर पा रहे थे क्योंकि वो सीधे हमारे इंडियन सर्वेलेंस को बाईपास करके यू चाइना की सैटेलाइट को यूज कर रहे थे और सीधे फिर वह पाकिस्तान में सिग्नल जा रहा था। तो इस वजह से भी हम उनके कम्युनिकेशन को ट्रैक नहीं कर पाए। अल्पाइन क्वेस्ट नामक वो एक गूगल मैप की तरह काम करता है, उस ऐप का यूज कर रहे थे ताकि वो बिना इंटरनेट के भी पहाड़ियों में रास्ता लगा पाए। तो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स का भी कहीं ना कहीं उन्होंने रोल कम कर दिया ताकि वे टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे कि हम अब इतने मॉडर्न टाइम में जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कितना बड़ा थ्रेट है और क्या डिफरेंसेस देख पा रहे हैं अगर हम ट्रेडिशनल, अगर हम अपनी कारगिल वॉर से अब वाली वॉर में कंपेयर करें तो। पहली बात, मैं आपकी इस बात से बहुत ही इत्फाक रखता हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल जायज़ फरमाया है। लेकिन मैं इसको कारगिल से कोरिलेट नहीं करूंगा, क्योंकि कारगिल एक किस्म का एक लोकल एक वॉर था, बट इट वाज लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर एरिया। इट वाज लिमिटेड टू दैट एरिया ऑफ कारगिल, लद्दाख एरिया। बट ये जो हुआ है ये एक बहुत ही प्लान साजिश के तहत हुआ है। यस, दे वर यूजिंग सैटेलाइट फोन्स, यस दे वर यूजिंग द लेटेस्ट गैजेट्स ऑल्सो, और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने किया। इसमें दो चीज़ें हैं। जब हम इस बात को, टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंसी है जीपीएस सिस्टम के ऊपर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के पास इस तरह के सारे मूवमेंट ट्रैक करने का पूरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब हैं। वी विल हैव टू नाउ वर्क ऑन ए सिस्टम वेयर वी नो द मूवमेंट, बिकॉज जो ही ये इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक वी हैड आस्क्ड फॉर द सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम अमेरिका, बट इट वाज नॉट प्रोवाइडेड। अदरवाइज वी कुड हैव ट्रैक विच साइड दे हैव मूव्ड आउट। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि कश्मीर की वादी में इस वक्त टूरिस्ट का इन्फ्लक्स काफी बढ़ गया था, और ये हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये उसको हजम नहीं हो रहा था। और जितने भी लोग जो मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे थे, उन आकाओं को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि अब जो लोग अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो पोनी राइडर है, चाहे वो गाइड है, और इस तरह के, चाहे वो उसके पास यू कैन से ही हैज गॉट ए लॉज ऑल्सो। अब ये स्थिति हो गई थी श्रीनगर में कि होटल्स में जगह नहीं थी और लोग अपने पर्सनल घरों में लोगों को जगह दे रहे थे, एंड पीपल वर enjoying the hospitality also, and they could see so many things of Kashmir which they were not they could not have seen in those hotels. किस तरह के उनके घरों की बनावट है, किस तरह से एक आम आदमी रहता है। इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वाज फ्लरिशिंग, होटल इंडस्ट्री वाज फ्लरिशिंग, बोट्स वर फ्लरिशिंग। अब उनको न पत्थर फेंकने के लिए कोई तैयार था, न पत्थर फेंकने के लिए बंदे मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे ये सब एक एक डिस्टरबेंस क्रिएट की जाए, जिससे आम आदमी भी हिल जाए, टूरिस्ट भी हिल जाए। पर जो जिस तरह से उन्होंने ये करने की कोशिश की है, शायद, हालांकि उन्होंने जब वो कर रहे थे उसने उन्होंने हमारे मुल्क को भी ललकारा है। वन ऑफ द लेडी वाज टेलिंग यू हैव शॉट माय हस्बैंड, व्हाई डोंट यू शूट मी आल्सो। तो ही दे हैड ऑडेस्टी टू से कि जाओ तुम मोदी को बताना, इसलिए तुमको नहीं मार रहे हैं। ये बड़ी गलत फहमी थी उनकी। और जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो उनको 2-3 दिन में जो एक नजराना दिखाया है, किस ढंग से हम उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक even their generations will not be able to digest things for the way Indian defense forces sorry, the way defense forces have handled the issues. They have really created a miracle.
आप सही कह रहे हैं, और शायद इसी के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट का भी उन्होंने स्टेब्लिश करा उसे। क्योंकि अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 जैसे ही हटता है अगस्त 2019 में मेरे ख्याल से हटा है, और अक्टूबर 2019 में वो टीआरएफ के साथ आते हैं, जिसे वो दिखाना चाहते हैं कि लोकल एक सेफ कश्मीरी ग्रुप है। बट असल में उसमें पाकिस्तान का ही हाथ रहता है, और उसमें उन लोगों ने मेंबर्स भी जैश ए मोहम्मद से लिए हैं, और बाकी उनके जिस तरह के ग्रुप होते हैं वहां से लिए हैं। और उनका आई थिंक यही मेन गोल था कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे कम किया जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अटैक लोकल कश्मीरीज पर भी था, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बढ़ गए हैं, सब कुछ जैसे बढ़ गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। सही माने में ये जो अटैक था ये उनके, जिनको वो कश्मीरी भाई कहते हैं, ये उन पे था, उनकी रोजी रोटी पे था। और अभी चाहे कुछ भी हालत हो जाए, इस दोबारा से इस सिचुएशन को आने के लिए, जिस तरह टूरिज्म फ्लोरिश कर रहा था, आने में वक्त लगेगा। क्योंकि जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहा है, नेचुरली ही विल लाइक टू गो टू ए प्लेस वेर ही इज 100% फ्री। जिस तरह से लोग पहलगाम में पहले घूम रहे थे, थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। और जब जब ये इस तरह की कार्रवाई करता है, वी आर वेरी क्लियर, इट इज द पाकिस्तान आर्मी इज इन्वॉल्व, देयर रिटायर्ड पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व, even some of the people who are so-called separatists also, their elements are also involved, or they are really funded and supported. Now we have very clearly seen how China is supporting them, how Turkey has supported them. Some of the countries remain neutral, but they never favored the India's point of view. We can make out, and we are not a weak nation. We have told the entire world. The Prime Minister has sent a very great message to the rest of the world that terror and talk, terror and trade, they cannot move together. And very categorically, he said that blood and water will not flow together. And Pakistan will pay for this. You will see the situation of water in coming years. And why not from this September, October, November? Because now glaciers were melting, a lot of water was there in rivers. Now the monsoon season are already set in the hills. There is water, and we have not planned much for storing. Of course, from the day Pulwama attack had taken place, Prime Minister had activated all the dams which were being constructed, where the work was stopped since maybe even decades, many decades. Some of the dams were half made or 70%, 80%, and a lot of money was spent. They all were activated, and we will see how Pakistan will survive. We will tell them, in fact, without firing a bullet, we will make their life hell. We will see somewhere. It will start from October, November, when the river, the flow of water as it is goes less. That is not the season of rains. Then they will come to know. There's 65% of the agriculture land of Pakistan is totally dependent on the western rivers like Indus, Jhelum, and Chenab. They are dependent on these rivers. And with construction of new, Prime Minister has said no, no Indus Water Treaty. It is now we will decide. And we were already in process of telling them about revision of the revival of the Indus Water Treaty for last 2 years. They were not accepting it. Now we can take our own decision. We are not concerned with the rest of the world, because in the world we have seen countries, when it is favoring them, they support Pakistan. Even America was not accepting the terrorism till the time 9/11 happened. When Twin Towers were reduced, then they say, yeah, there is a terrorism. अरे इससे पहले कहाँ थे वही तुम लोग? दिखता है सबको है, पीपल आर वेरी शेल्फिश। जब उनको मौका लगता है तो वो अपने अपने फेवर की बात कर लेते हैं। they support Pakistan. Even see in International Monetary Fund, IMF, they have released such a huge fund for them. Yes, recently. There are other agencies, they are planning to give them aid on the name of humanitarian activities. See, these things are not existing, and what they will do, I think, मैं ऐसा सोचता हूँ, उन लोगों ने जो उनको हथियार बेचे हैं उसका पैसा उनको लेना है। तो जो IMF फंड उनको पाकिस्तान को पे करेगा तो उनकी उधार चुकता हो जाएगी।
और हम्म। कौन कहता है टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे? हाफिज सईद को 14 करोड़ का पैकेज सैंक्शन किया है। वो हाफिज सईद जिसका बड़ी फेमस बिल्डिंग रही थी, जिसको मरकज ए अल्लाह या ऐसे कुछ नाम दिया था, आई जिसमें थिंक। उसके परिवार के 14 लोग हम्म। को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी जी। उसको 14 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया, IMF फंड ने रिलीज भी नहीं किया तो उससे पहले सैंक्शन। अरे तुम्हारे पास रोटी तो है नहीं खाने को, तुम क्या कर रहे हो? एंड आई थिंक वर्ल्ड इज सीइंग इट, वर्ल्ड इज नॉट फूल, बट दे आर मैनिपुलेटिंग। एवरीबडी हैज गॉट इंटरेस्ट, nobody is now permanent friend, they have got permanent interest, wherever their interest is they support that। और बेशर्मी की हद है जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं है। आई थिंक whom they are trying to fool। Now gone are the days then they can manipulate situation in India, no, not possible। ट्रू। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा। जी जी जी। इसके इंटरनेशनल लेवल के अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने सिटीजन्स को एंटरटेन करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो इंडिया के से ही कंपेयर करते हैं। अगर उन्हें इवन ग्लोबल न्यूज़ में भी आना है तो वो अगर इंडिया से फाइट करेंगे तो वो ग्लोबल न्यूज़ पर आ पाएंगे। तो और सिटीजन्स को भी इंटरटेनमेंट हो रहा है, इसलिए शायद ये कहा जाता है कि उन्होंने कैमरा लगाए थे, सेल्फीज ले रहे हैं। जिनकी डेथ हो गई उनके बाद में उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं। उन्होंने अपने आकाओं को प्रूफ देना था ना कि हमने जो तुमने जो हमें ऑर्डर दिया है हमने उसको अंजाम दिया। दे एक्चुअली वांटेड, हो सकता है उनके यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना जो फोटोग्राफ और वीडियो मांगते होंगे। हमारे यहाँ भी मांगते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत बेशर्मों की कोई कमी नहीं है। और जो सेनाएं अपनी जान पे खेल के काम करती हैं, और जो कहता है AC रूम में बैठ के कहते हैं कि भाई जब तक मुझे कोई फोटोग्राफ या वीडियो नहीं मिले मैं कैसे, देश कैसे मानेगा? उनके यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने अपनी दिलेरी का सबूत देने के लिए ऐसा किया है। पर ये उनकी बड़ी गलत फहमी थी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी। और कहीं ना कहीं हमारे से भी कहीं चूक तो हुई है। जी। वी कैनॉट से कि चूक नहीं हुई, क्योंकि जब ऐसा इंसिडेंट हो गया है इट मीन्स समथिंग वाज लैकिंग इन इंटेलिजेंस, समवेयर इट वाज लैकिंग। ऑल दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई थिंक दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्सो फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। व्हाई नॉट? मैं इसी बारे में ये पूछना चाहूंगी, जैसे बाइसरन वैली सिलेक्ट करने से पहले उन लोगों के माइंड में आई थिंक 4 लोकेशंस आई थी, अरू वैली, बेताब वैली, लोकल अम्यूजमेंट पार्क और बाइसरन वैली। ये 4 उन्होंने सिलेक्ट करे थे, बट बाकी सबकी जगह उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दी थी कि यहाँ पर एक तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, या तो पुलिस स्टेशन पास में है, या सिक्योरिटी फटाफट आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने बाइसरन वैली सिलेक्ट करी कि ट्रैक है, या तो फिर घोड़े से ही आ पाएंगे या फिर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो और लंबा समय लगेगा अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में। तो 1:45 PM के अराउंड शायद ऐसा कहा जाता है कि वहां पे पहला आतंकवादी आया, और 2:30 PM के अराउंड हमारे पुलिस स्टेशन पे पहला फोन गया। अब पुलिस स्टेशन में भी उन लोगों ने पहले वहाँ की यूनियन से, कश्मीर यूनियन का पे फोन करा, फिर उन्होंने पॉनी राइडर्स के जो हेड है उन्हें फोन करा। फिर पॉनी राइडर्स के हेड इवन जब उनके पास नेटवर्क नहीं आ रहा था तो वो अकेले ही चले गए साथ में अपने 2-3 लोगों को लेके, और वो पहले पहुंचे ऐसा कहा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस से। तो जैसे कि अभी वो लोगों ने इजीली बाइसरन वैली सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, वहां पे टाइम लगेगा। हो सकता है कि कल वो कोई सी और ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करे, क्योंकि कश्मीर एक बहुत जगह ऐसी नहीं है जैसे हम नॉर्मल हम दिल्ली बॉम्बे देखते हैं, वहां पे पहाड़ियां है, अलग तरह के रास्ते। तो इस चीज को हम नेक्स्ट हमारे फ्यूचर में क्या ध्यान रख सकते हैं, ताकि इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो वेस्टर्न वैली थी ये फुट ट्रैक से कनेक्टेड थी, यहाँ व्हीकल्स वगैरह नहीं आ जा पा रहे थे। और बहुत ही एक अच्छी जगह थी, माकूल सा माहौल था, और लोग बड़े अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ यहाँ एक इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। और क्यों नहीं यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस थी और क्यों नहीं यहाँ लोकल पुलिस थी? ऐसी जगह पे यकीनन एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए था। वहां पे पर सबसे ज्यादा फुटफॉल भी रहता है। यस, और ऐसी जगह कश्मीर में एक नहीं है। कश्मीर में जितनी भी टूरिस्ट के लिए जो घूमने फिरने की जगह, वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं।
और मैं कहता हूँ ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो एक्चुअली काम वहाँ पुलिस का होना चाहिए था। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से 3-4 किलोमीटर कुछ दूरी पे थी, पर वहाँ हमारी पुलिस का एग्जिस्ट, ये डेटरेंस हैं। जो भी हम सिक्योरिटी फोर्सेस लगाते हैं किसी काम के लिए, डेटरेंस हैं। अदरवाइज ऐसा इंसिडेंट अगर हम उनको अगर इस तरह का एक्शन हमने उसको अगर जवाब नहीं दिया होता, तो कश्मीर में तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ इस तरह की एक्टिविटी की जा सकती है। और सबसे यहाँ से उसको निकलना आसान हो जाता है। देर मे बी सम लोकल सिंपैथाइजर ऑल्सो, आई डोंट डिनाई इट। सम सिंपैथाइजर, जो आपने एक वर्ड यूज किया ओवरग्राउंड वर्कर्स, को हम्म। उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर को कभी नहीं छोड़ पाएंगे इस तरह के ऑपरेशन में। यकीनन कुछ ना कुछ लोग तो जरूर मदद कर रहे थे। हाँ, कई बार लोगों की मजबूरी होती है, और कई बार कुछ लोगों की फितरत अभी गई नहीं है, अभी उनके जो उनकी भावनाओं में चेंज आया नहीं है, और ये उन्होंने खुद नुकसान किया है, अपने भाइयों का नुकसान किया है। अभी इस वक्त जो वैली में नौजवान बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल है, वो ये कहता है कि अमन होगा सर, और अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों से, जब मैं अलग अलग समय कश्मीर में रहा, मैंने लोगों से बात की। हमने बहुत कौन सी सारे ईयर में थे? मैं वहाँ 2005, 6, 7 में वहाँ था। उससे जी। पहले भी मैं 89, 90, 91 में कश्मीर में ही था। और मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर हूँ, तो तकरीबन इसी तरह के इलाकों में, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे असम हो, चाहे एक ज़माने में पंजाब की स्थिति भी ऐसी थी, तो इन्फेंट्री का रोल अमूमन उन जगह ज़्यादा रहता है, या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहेगा, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। तो मैं जब कश्मीर के यंग बच्चों से बात करता था, जब मैं जवान बच्चों से बात करता था, मैं कहूँगा कि उस वक्त जो अराउंड 20 साल की उम्र के जो बच्चे थे, हमने उन लोगों के लिए कंप्यूटर सेंटर्स बनाए थे। हमने उनके लिए पूरे ऑल इंडिया टूर्स रखे गए, सद्भावना टूर जिसका नाम रखा था। पूरे हिंदुस्तान उनको दिखाया घुमा के कि बाकी देश में क्या हो रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे स्कूल हैं। क्योंकि वहाँ तो स्कूलों को जलाने की परंपरा थी ना, बहुत सारे सेपरेटिस्ट थे, वो स्कूलों को जलवा देते थे। उनके बच्चे सब यूरोप में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कनाडा में पढ़ रहे हैं, फ्रांस में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोकल के बच्चों कहते नहीं, इनका स्कूल जाना तो हराम है, ये पता नहीं क्या सीख जाएंगे स्कूल जाएंगे। अपने बच्चों को क्यों नहीं करते? और ये आम आदमी को अभी समझ में आने लग गया है। दे हैव गॉट देयर फैमिलीज समवेयर इन फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, एंजॉइंग ऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। कहाँ से पैसा आ रहा है? जो आदमी 3 पीढ़ी से कुछ कर ही नहीं रहा, वो ऐश कर रहा है। और जो हर रोज अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, वो मुश्किल से हैंड टू माउथ है। तो मैं उन बच्चों से जब पूछता था, जैसे वो कई बार मुझसे कहते सर फिर कब आओगे, जब उनको पता चल गया कि हमारी पोस्टिंग आ रही है और मेरी पलटन वहां से जा रही है, तो मुझसे कहते थे सर फिर कब आओगे। तो मेरा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई था कि भाई, कल को सरकार जब दोबारा भेज देगी तो मैं पक्का आऊंगा, और नहीं तो जब अमन हो जाएगा और मैं शायद हो सकता है उस वक्त तक रिटायर हो जाऊं, तो मैं जरूर आऊंगा। तो जो 20 साल का बच्चा कहता था सर अमन जरूर होगा, सी द पॉजिटिविटी आउट ऑफ सच ए नेगेटिव एटमॉस्फेयर, सर अमन जरूर होगा, आई एम कोटिंग देयर वर्ड्स। पर एक जनरेशन ऐसी भी थी जो इनकी गर्दन कहती थी सर अमन तो मुश्किल है। सो बट नाउ दे हैव चेंज्ड। हाफ ऑफ द जनरेशन जो कहती थी अमन मुश्किल है, वो चले गए हैं। दे हैव हम्म। गॉन, वो उधर, वो ऊपर खुदा के पास पहुंच गए हैं। एंड वी हैव गॉट नाउ न्यू जनरेशन जिसकी थिंकिंग में कम से कम ये है कि अमन होगा। बट स्टिल जी। ओवरग्राउंड वर्कर से हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी नहीं है। यकीनन है, ऐसा ऑपरेशन विदाउट ओवरग्राउंड वर्कर के हो नहीं सकता। हाँ, जो गैजेट्स उन्होंने यूज किए, उन्होंने सोचा था हिंदुस्तान शायद कमजोर पड़ जाएगा, पर जिस तरह का जवाब दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जी। सारे करीब 100+ मिलिटेंट्स को हमने वहाँ खत्म कर दिया है। वो चले गए, अपनी 72 हुरों से मिलने चले गए हैं, जो वो सिखाते हैं उनको। उनके ट्रेनिंग एरियाज को बर्बाद किया है। और हाफिज सईद ने कितने ही लोगों को मिट्टी में मिलाया है। कम से कम बहुत ये कुदरत का न्याय हुआ है कि, और उसने बोला भी है, या अल्लाह मुझे क्यों नहीं बुला लिया। जब उसके 14, उसका उसका तो पूरा परिवार चला गया ना। तो उसको पता होना चाहिए कि जब परिवार का एक आदमी जाता है कितना दर्द होता है। एंड स्पेशली यू सी व्हेन
for family, like one person, he may be doing some simple job, he may be just a labor, but for his family members, he is everything. He is the bread earner of the family. His kids are depending on whatever income he is getting for going to school, purchasing of books, or even whatever they want to wear. और इन्होंने कभी सोचा नहीं ना। और उस पूरे, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेनाओं ने तो अपना काम किया, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बहुत शानदार काम किया जिनके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। इतना पिन पॉइंट टारगेट दिया, न लेफ्ट वाले मकान पे मिसाइल गिरी, न राइट वाले पे गिरी। पिन पॉइंट जहां गिरनी चाहिए थी वहां मिसाइल गिरी है, जिस ट्रेनिंग सेंटर पे गिरना चाहिए वहां गिरा है। तहलका मच गया है, उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, जहां अगली बार इकट्ठे हुए फिर एक मिसाइल ऐसे ही जाएगी। होके तो देखो। नाउ नेशन इज इन फुल मोड, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। And the kind of leadership we have got, what a strong leadership, so quick and so correct action which has been taken without wasting time. No complaints to anybody. We are capable of handling our issues. जी जी जी। लीडरशिप में आप फर्क देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले की लीडरशिप में काम कर रखा है और अभी की जो लीडरशिप में आप देख रहे हैं, तो आपको क्या मेजर फर्क दिख रहा है? मैं पिछली किसी भी लीडरशिप को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि हर टाइम में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। जैसे आजकल कई बार हम बात करते हैं 47 में ये हुआ, 50 में ये हुआ, 16, तो उस वक्त के जो हालात थे, उस हालात के हिसाब से उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारे हुक्मरान थे उस वक्त, आई थिंक दे डिड देयर बेस्ट इन देयर कैपेसिटी। वो हम समझ नहीं सकते हैं, जो उस वक्त मौजूद थे वो लोग समझ सकते हैं। पर जी मैं अभी की लीडरशिप में एक सबसे अच्छी बात देखता हूँ, व्हाट अ ओपन हैंड दे हैड गिवन टू सिक्योरिटी फोर्सेस। दे वर नॉट थिंकिंग कि वो व्हाट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल से। दे वर नॉट, जैसे हमारे आप कई बार, सीइंग न्यू इंडिया। यस, जैसे सिंपल हमारे सोसाइटी में कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोकी की कहेंगे। पंजाबी में एक लाइन है, लोकी की कहेंगे। प्रेजेंट बॉस इज नॉट प्रिपेयर्ड व्हाट लोकी की कहेंगे। लोकी मींस व्हाट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल से। फॉर हिम इट्स अ एंटायर ग्लोब इज अ विलेज। जी एंड this was a prelude of the action. Second time they try, they will see what can happen to them. They do not know the power of nation. They should know the kind of defense forces, the kind of preparation, the kind of training which defense forces have got, army, air force, navy. We will make hell out of them. और अब वो समझ में भी आ गया अब की बार उनको। और पानी के लिए, आई हैव हर्ड समवेयर इन सोशल मीडिया that they have written, already written 4-5 letters to Indian government. See, हद है, बेशर्मी की हद है। अरे तुम हमारे सिटीजन को नुकसान पहुंचा रहे हो, हमसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट क्या, हम तो उनकी नाक रगड़वा देंगे अभी। अक्टूबर के बाद मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश को, पूरी दुनिया को, देखना तराही तराही नहीं मच जाए। तो 65% ऑफ एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन वेस्टर्न रिवर्स। करेंगे क्या? उनके आम नागरिक को ये बात समझ में आ रही है, बट उनके लीडर्स को, क्योंकि जिंदा रहना है, उनकी फौज को अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखना है, उनको हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने से ही वो उम्र दराज हो सकते हैं। उनके पुराने हुक्मरान जितने भी आप देख लीजिए, जिसने शांति की कभी बात की उसको बम से उड़ा दिया, क्योंकि शांति की बात करते हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहता नहीं, वहां सर्वाइवल नहीं है। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विद योर बेड टी, यू हैव टू से कि मैं हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूंगा, तो ही वहां जिंदा रहता आदमी। And see our country, there was a time we had 4-5 ex prime ministers. उनका तो कभी एक्स प्राइम मिनिस्टर, अभी एक दो बचे हुए इमरान खान जैसे, तो वो जेल में है। वहां तो कोई, वहां तो सब मरहूम होते हैं, वहां एक्स कोई नहीं होता। वो खुदा से जो मिल गया बस, वो उसके बाद वहां तो सिस्टम ही ऐसा है। उनको हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने से ही दुनिया से पैसा मिलेगा। चाइना उनसे दोस्ती कर रहा है क्योंकि चाइना की मजबूरी है। इवन अमेरिका उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कभी से दोस्ती रख रहा है, उसकी मजबूरी है। उसको एक बेस चाहिए चाइना के खिलाफ साउथ ईस्ट एशिया में। हमारी बढ़ती ताकत को भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो 3 इडियट्स में था ना, कि दोस्त फेल हो जाता है तो बहुत दुख होता है,
लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो हिंदुस्तान की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वी आर, आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ, That's एंड मे बी अनदर 2-3 years वी विल बी थर्ड ऑल्सो। और हमने ये दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी में हम उनसे किससे कम नहीं है। चाइना की जो मिसाइल्स थी, जो टर्की के ड्रोन्स थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे सर्वेलेंस सिस्टम S-400 के आगे वो कुछ भी कर नहीं कर पाए। उनकी जो मिसाइल्स थी वो हमारे खेतों में पड़ी मिली हैं। जैसे वो पटाखा फुस हो जाता है, ऐसे वो मिसाइल फुस हो गई। वो पूरी दुनिया को बड़े महंगे रेट्स में बेचने की कोशिश कर रहे थे, पर अब दुनिया को दिखे कुछ नहीं है। बहुत बुरी हालत है। वो टर्की ने इतने 300-400 ड्रोन दे दिए, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट दे हैव स्पॉइल्ड देयर मार्केट। ये जो दुनिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है वेपन्स का, ये दुनिया अब वो जो IMF फंड दे रहा है, ये और कहीं से फंड आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों को अपने हथियार निकालने हैं। इन लोगों ने अपने जो बिल्कुल बेकार मिसाइलें थी, जो उनको डिस्ट्रॉय करनी थी, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको बहुत पैसा खर्च हो जाता, या जो ड्रोन्स किसी काम के नहीं थे, वो इनको दे दिए। अब भिखारी को तो आप चाहे ताजा खाना दे दो चाहे बासी दे दो, उसको तो ले लेगा, क्योंकि उसको तो इंतजार में खड़ा है। तो दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड आई थिंक नेशन हैज गिवन a very good message to rest of the world also, that do not think we do not know who is trying to support them and who is not trying to support them. अमेरिका की भी हमसे दोस्ती करना एक मजबूरी है, बिकॉज पाकिस्तान उनको कभी भी झटका देता है। धोखा देने में तो माहिर है ही। मजबूरी उनकी पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि उनका पुराना दोस्त है। एक दूसरे के राजदार होते हैं, जो पुराने दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। अभी आप देखिए, जो मैं सुन रहा हूँ कितना सही है, आई थिंक आफ्टर सम टाइम विल कम टू नो, कि नूर खान एयरबेस में अमेरिका का सामान रखा हुआ था। जो नूर खान एयरबेस हमने डिस्ट्रॉय किया है, उसमें इवन अमेरिकन सोल्जर्स वर प्रेजेंट, बिकॉज आई थिंक दे वर मेकिंग दिस एज ए बेस टू यूज अगेंस्ट चाइना, नॉट अगेंस्ट अस। आप देखोगे, आई थिंक ऑन 7th और 8th ऑफ द मंथ दे वर सेइंग कि पाकिस्तान और इंडिया का पर्सनल मैटर है, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर। देवटे, ऐसा 3 दिन बाद क्या हो गया? ऐसा 3 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको, वो कोई कह रहा है अमेरिका ने मेडिएट किया। इवन ट्रम्प वाज टेलिंग थ्रू आउट द नाइट वी हैड ए लॉन्ग टॉक। किस लिए था? बिकॉज या तो नूर खान में यकीनन उनका सामान रखा है, और दूसरा किराना हिल्स के ऊपर जो हमारी मिसाइल्स चली गई, तो उससे पोल तो खुल गई कि वहां यकीनन न्यूक्लियर आर्सेनल इज ऑलरेडी देयर। बट हु इज द एक्चुअल ओनर? हु इज द कस्टोडियन? There may be chances that American assets were there. That's why planes from Egypt and some other country also were seen hovering over the Kirana Hills, and some spray was going on of the Baron. Baron, some chemical was there. इसी में मुझे जिस तरीके से अभी हमारी फाइट हो रही है, तो उससे मुझे ये आया था कि क्योंकि अब क्या अभी उतना सिग्निफिकेंस रहा है लैंड आर्मी का, मतलब क्योंकि अब फाइटर जेट्स आ गए हैं, तो अभी फिर इसका किस तरीके से चीजें हम देख पा रहे कि फ्यूचर में टर्न आउट होगी, क्योंकि अब फाइटर जेट्स है, अब हमारे पास इतना स्पेस फाइट हो सकती है, एयर फाइट हो सकती है, तो फिर हम लैंड कॉम्बैट में कैसा, Yes, क्या रोल रहेगा? I understand you want to say the traditional warfare. यस, यस। The traditional warfare वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए हमारी फोर्सेस को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये जो सही मायने में अभी जो इतना डिस्ट्रक्शन किया है, ये एक्चुअल में ट्रेडिशनल वॉरफेयर में भी वॉरफेयर शुरू होने से पहले का काम था। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी वॉर कंडीशंस आती हैं, तो पहले हम दुश्मन के मेन मेन ठिकानों को बर्बाद करते हैं। उसके बेसिस, एयर बेसिस है, रडार स्टेशन है, उसके डिपोज हैं, जहाँ से उसको वेदर राशंस और फ्यूल सप्लाईज आती है। वी ट्राई टू डिस्ट्रॉय द लिंक्स एंड इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, रेल लाइन्स, so that his supplies are delayed. So this was the activities which were going on were pre-war activities. Land warfare will always remain there.
That infantryman and tankman is always required. Yeah, and the gunner also. The engineer, the sapper who lays mine or who retrieves the mine. And without infantryman, without tank, without guns, without sappers and supporting elements, we cannot think. ये नहीं हो सकता कि एक मिसाइल फेंक दी उसके बाद हम बैठे वहां आसानी. नो नो. इसका ये परसेंटेज कम होने की चांसेस है? नहीं, कम नहीं होगा. पर यकीनन जो टेक्नोलॉजी, जो मिसाइल्स, जो ड्रोन्स, और मैंने आपसे जीपीएस सिस्टम की बात की है. वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ जीपीएस. हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं रह सकते. और कुछ दिनों बाद अमेरिका अपनी मोनोपोली चाहता है हर चीज में. वो चाहता है हर कोई मेरे एहसान के नीचे थोड़ा बहुत दबा रहे. थोड़ा पाकिस्तान भी दबा रहे, थोड़ा इंडिया भी दबा रहना चाहिए, बांग्लादेश भी दबना चाहिए. और चाइना जो उससे दबता नहीं है तो उसके खिलाफ वो टैरिफ वार शुरू कर रखा था. तो ये अमेरिका की एक पॉलिसी है. और उसका हथियार कोई जाके खरीद ले. दे आर बेसिकली ट्रेडमैन ऑल्सो. उनको अपना हथियार बेचना है, गोला बारूद बेचना है, उनको अपना एयरक्राफ्ट बेचना है. तो ये सब होता रहेगा. पर जो आपने क्वेश्चन किया, द ट्रेडिशनल वॉरफेयर विल ऑलवेज रिमेन देयर. द फोर्सेस विल हैव टू बी ऑलवेज बैटल रेडी फॉर दैट. आप जाते वक्त देखते होगे हर साल हमारी सेनाओं के अलग अलग टुकड़े, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स हर जगह एक्सरसाइज करती है. वो जब डेजर्ट में फौज एक्सरसाइज कर रही होती है, जब आप टैंक को हाथ लगा के देखिए, गन को हाथ लगा के देखिए, आपकी स्किन चिपक जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है. दिन का एक ऐसा वक्त होता है. बट वो हमारी सेनाओं ने प्रूव कर दिया कि वो जो ट्रेनिंग थी, इतनी एक्यूरेसी, ऑल वेपन्स, artillery AD, missiles, air force weapons, everything has been tested and everything has given us results. और बहुत जल्दी मुझे पता है our Indian system is already working because America has not given us locations whenever required. And if they have given, it was late. Late information is no information, let me tell you. I think we should have a system. Our missiles will be now, a better version of missile will come, whether it was Akash, Prithvi. Now India is getting orders for all these missiles. And now we are planning to make S-500 missiles. We are shifting from bias economy to producer economy. Yeah, That's that Atmanirbhar Bharat has really paid us. Almost few hundreds of items which we were importing from foreign countries, now we are producing it, and we are producing in quality. Gone are the days when industries, because now we have got the private sector, private ventures also, and they will ensure the quality comes, and quality is delivered in time also. And I would like to mention here the statement of Air Force Chief. He has said that some of the agencies like HAL is supposed to give them helicopters. He says, no, with the speed HAL is giving us, it is not acceptable. It is not meeting the requirement of Air Force. See, this is the first time things are coming out. People are speaking and it is accepted by the nation. नहीं तो कई बार लगता था कि ऐसा बोलने से पता नहीं बुरा लगेगा, सरकार को बुरा लगेगा. भाई सरकार को पता होना चाहिए बाकी एजेंसी क्या कर रही है. बाकी लोग काम कर रहे हैं, सेनाएं तो अपनी जान दाव पे लगा के काम कर रही हैं. Why not people who are getting so much of salaries, who are enjoying the lavish life, why they should not be taken to task? HAL जब पहली बार प्रोजेक्ट होता है तो देखिए डेडलाइन, उसके बाद बोलते हैं ये नहीं मिला, इंजन नहीं मिला, वो नहीं. भाई तुम्हारा काम है ना लाना. Now we are producing the engines also for the aircrafts, which was one of the, you can say, handicap with us. We are planning to produce Kaveri engines. Kaveri engines, true. The Russia one, what's the name of it? We have produced that also. I'm forgetting the name. Normally, these engines were coming from Germany mainly. Even Russian aircraft, they were using the German engines. And America has got, I think, the General Motors or something like that, their engines. But now we cannot depend, because they give us an item, they do not give us spares. Then for spare, we keep looking at them. No. Now nation is good enough to produce all these things.
And see, now, if you really see, I think we are at serial number 5 or 6 in selling of weapons also in the world. Most of the African countries are buying weapons and equipment from us. Even countries, we are supplying weapons and equipment to Philippines, Vietnam. It is giving us a foreign exchange also, and it is solidifying our image also. मुझे इसमें एक और चीज़ जाननी थी क्योंकि सोल्जर्स की बात हो रही थी। तो सोल्जर्स को जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में उन्हें किस तरीके से ट्रेन करा जाता है? कई बार लाइक हम जैसे अगर नॉर्मल सिविलियंस जाएं तो हम शायद ठीक से वहाँ पे चल भी ना पाए। कई बार उन्हें हैप होने की भी संभावना रहती है। हैप यानी कि ऑडियंस में जिन्हें नहीं पता, लंग्स में पानी भर जाना और उससे इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। तो उन्हें किस हिसाब से उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उन्हें खिलाया जाता है? बिकॉज इतने हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, एयर प्रेशर कम है, तो फिर उनकी किस तरीके से, आपने भी काम करा है एलओसी में, तो क्या इस यस, तरह का ट्रेन किया जाता आपने ठीक कहा। और जो आपने ये वर्ड बोला है, दैट इज हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी ऑडिमा। जो आपने बोला लंग्स में पानी भर जाता है, हेपो कहते हैं इसको। है? ओह, और हैपो। हेपो कहते हैं हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी ऑडिमा। और इसके आगे की चीज़ कोई भी डॉक्टर ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन करेगा इस बारे में, पर जो कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि लंग्स में पानी भर जाता है। जी। जहाँ तक आपने हाई एल्टीट्यूड की बात की, देखिए, हमारे देश की जो फोर्सेस हैं, वो उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है। वी हैव गॉट डेजर्ट्स on the western fronts. We have got jungles in the eastern front. Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, we have got jungle terrain. So our forces are trained in the jungle terrain also. Then we have got plains of Punjab, somewhere in the Gujarat area also. These are the plain area. Our forces are trained for the plains. We have got mountainous region also. And then we have got a uh, very high snow-covered mountains also. Something like glacier, where height is approximately around somewhere ranging from 17 to 22,000 feet of height. There is no oxygen, but training is such. And in training, as far as high altitude is concerned, it is an acclimatization which has to be done in a very strong manner. Acclimatization एक ऐसा प्रोसेस है, जब पहली बार जवान हाल्टीट्यूड में जाता है तो वो शायद 9,000 फीट की हाइट, जहाँ से हाल्टीट्यूड शुरू होता है, वहाँ करीब 2 हफ्ते करीब वो रहता है। नॉर्मली उसका वॉकिंग रूटीन है, हल्का जॉगिंग रूटीन है, फिर उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, हिज ब्रीदिंग इज ऑल्सो मॉनिटर्ड, एनी अनटुवर्ड बिहेवियर ऑफ हिज, you can say, his physical movement is also checked. And when things are stable at 9,000 feet, then height is increased, then he shifts to, let's say, whatever available area of the post, but around 12,000, 11,000, 12,000, वो वहाँ फिर रहता है, वहाँ फिर हफ्ते 10 दिन रहता है। एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड मेडिकल स्टाफ, वहाँ उसकी again same kind of thing. He walks for 2-3 days, only walking is done. He keeps the check on the diet also, what to be taken, what not to be taken. There is nothing special diet. In fact, I want to tell you that in lot of high altitude area, our jawans are having a tinned ration, which may not be very good for the health in the medical condition, but then there is no alternative also, because when winter set in, snow comes out, and its mountains remain covered for snow for 8 to 9 months in a normal altitude area, and in glacier it is throughout the year. At any time you are under the snow, तो उस टाइम सप्लाईज कट ऑफ हो जाती है। सप्लाई से पहले वी हैव टू डू स्टॉकिंग। तो ऐसा कोई स्पेशल राशन नहीं है। यस, द फोर्सेज इन ग्लेशियर हैव बीन गिवन a better quality of ration, even good dry ration, dry fruits even, and even good soft drink also, energy drinks I will call them. All these are made available to Jawan, but see, appetite is very low at such altitude. True. Things are available, but you don't feel like consuming. But it is good that government is providing the best things. I think these somewhere in the normal high altitudes,
the variety is comparatively less. But see, the Indian forces, they are so adaptive to situations. They can give you any result in any situation. रोटी नहीं भी मिलेगी तो भी हिंदुस्तान की फौज लड़के और दुश्मन के ऊपर फतह हासिल करेगी. ये हमारी खासियत है. हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सल्यूट करते हैं हमारी आर्मी को। अह, क्योंकि आपका एक कोई एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहेंगे, जब आप आपकी ड्यूटी के दौरान ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ हो टेररिस्ट के साथ, या कोई एक एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि आप ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? चलो मैं आपके साथ आज दो इंसिडेंट शेयर करूंगा. एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में कश्मीर में हमारी पोस्टिंग थी और मैं उस टाइम ऑफिशिएटिंग सीओ की ड्यूटी कर रहा था. तो जब नई बटालियन आती है तो हम उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का चार्ज, बंकर्स, बहुत सारे सपोर्टिंग वेपन, सभी चीज़ हैंड ओवर करते हैं. और उसके साथ साथ हम हैंड ओवर करते हैं एलसी फेंसिंग. हमारे बॉर्डर के तकरीबन इलाकों में एक फेंसिंग लगाई है हिंदुस्तान की फौज ने. उसको एलसी फेंस कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल फेंस, जो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ी अंदर की तरफ होती है, ताकि हम उसके ऊपर अपनी नज़र से निगरानी रख सकें. उसके अंदर बहुत सारे हम अपने इंस्ट्रूमेंट भी लगा के रखते हैं विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इनफिल्ट्रेशन or any suspicious movement. And even we put our surveillance equipment also on that. तो वो एलसी फेंस की भी हमें हैंडिंग टेकिंग ओवर करना पड़ता है, कहीं से फेंस कट तो नहीं गई है. दैट इज अनपार्डनेबल ऑफेंस. किसी पलटन के इलाके में लाइन, वो एलसी फेंस के तार टूट गए, बड़ा मुश्किल काम. हालांकि कई बार जब बर्फ के इलाके में स्लाइड आते हैं तो स्लाइड से वो बह जरूर जाती है, पर जब वो भय ही नहीं है और अगर उसमें तार कटे तो देन तो नोबडी विल स्पेयर यू. तो उस दिन जब फाइनल मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे एलसी फेंस हैंडओवर करना था एज ए ऑफिशिएटिंग सीओ, तो दूसरी बटालियन का जो सीओ थे, ही रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर खंडूरी साहब थे. तो हम दोनों हेलीकॉप्टर से पूरा दिखाना होता है उनको कि ये मेरा इलाका है और ये फेंस है, आप बताओ. एंड इवन उसके फोटोग्राफ भी लेता है वो सीओ जो चार्ज दे रहा है, बिकॉज यू हैव टू गिव टू द हेडक्वार्टर ऑल्सो. तो उस दिन चॉपर एक आया एंड बोथ ऑफ अस वर राइडिंग दैट चॉपर. मैंने उनको पूरा एलसी फेंस दिखा रहा था, फिर बंकर्स. मैं उनको बाजू का इलाका भी दिखाना चाहता था, जो हमारी नेबरिंग फॉर्मेशन पाकिस्तान के सामने दिख रहा था. मैंने उनको जो जो कुछ मेरी नॉलेज में था मैं सब दिखा रहा था. पर ये दिखाते दिखाते एक ऐसा मोमेंट आया कि मैंने देखा कि ही इज स्लाइटली नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग. जो सीओ साहब थे, ब्रिगेडियर खंडूरी, ही वाज आल्सो ए कर्नल एट दैट टाइम. तो मैं उनको बता रहा हूँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे. आई थॉट आई एम नॉट टॉकिंग रबिश, मैं तो रेलिवेंट सी बात कर रहा हूँ. पर एंड ही वाज सीनियर टू मी आल्सो. तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है. बट देन आई रियलाइज कि उनके चेहरे पे शिकन थी. यू कैनॉट टॉक, वी वर टॉकिंग ऑन द दैट इंटरकॉम ना, जो आप कान के लगा के रखते हो, अदरवाइज यू कैनॉट टॉक इनसाइड अ चॉपर. तो आई एंड ही वाज स्लाइटली टेंस आल्सो, और उनके चेहरे पे काफी शिकन थी, चिंतित देख. तो मैंने देखा चारों तो, बट आई रियलाइज कि हेलीकॉप्टर का जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है उस पर कुछ आइस जम रही है. I could feel that, and pilot was struggling with the stick. अच्छा, अब सिर्फ मैं ही एक टेंशन में नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज. दोनों पायलट्स को पता था क्या हो रहा है. एंड कर्नल खंडूरी पुराने पायलट थे. ही वॉज ऑल्सो ए चॉपर पायलट. ही ऑल्सो न्यू की what is happening. Only I did not realize ki what is going on. So, and both the pilots were young officers. One was a major, one was a captain. I had met that officer, that मेजर साहब. उसने पहले भी मुझे एक बार फ्लाई किया था, बट एक या दो बार ही आया था. और ये इस बार वो नए ऑफिसर को हैंड ओवर कर रहा था एरिया, वो भी कि भाई तू देख ले, तुझे कभी लेके आना पड़े तो दिस इज द रूट. एंड उनका भी अपना हैंडिंग टेक ओवर होता. मैंने हल्का सा तेज आवाज मैंने कहा, व्हाई डोंट यू टेक ऑन द राइट.
and you have taken gain very height is too much, I feel, because मुझे मेरे जो बंकर से वो माचिस की डिबिया जैसे दिख रहे थे, बहुत हाइट गेन के, इसलिए वो बर्फ जम रही थी। तो पहली बार उसने कुछ मुझे जवाब नहीं दिया, तो सेकंड टाइम मैंने थोड़ा सा हल्का सा उसको टाइट करके बोला कि व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग यार, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ही सेड सर, ये अगर मैंने राइट मोड़ा तो गिर जाएगा। नाउ आई वाज आल्सो इन टेंशन, आई आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग सो मेनी थिंग्स कि यार अब क्या होगा। एंड नाउ आई रियलाइज वेयर द चॉपर वाज होवरिंग, दैट वाज द एरिया डाउन बिलो, इट वाज स्टीप वैलीज एंड गॉर्जेस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई वाज थिंकिंग शायद ऐसी जगह तो गिरा लेना भाई जहाँ से घर वालों को कुछ बॉडी के पीसेस मिल जाएं। आई एम टेलिंग यू फैक्ट, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अब अगर ये ऐसी जगह गिर जाए कि हम मेरे ट्रूप्स कहीं पहुंच के अगले दे कैन रिकवर आवर बॉडीज। एंड क्योंकि इन तीनों को पता था हो क्या रहा है, तो ये पहले से, अब मैं टेंशन में था, तो मैंने उसको बोला कि यार ट्राई योर बेस्ट, डू वट एवर इज पॉसिबल, बिकॉज नाउ आई एम नॉट ए पायलट एंड नाउ आई ऑल्सो रियलाइज what danger is hovering around. So he said, sir मैं ट्राई कर रहा हूँ। He had not given up, but he was trying. But suddenly some wind speed changed and he could reduce the height. उस टाइम आप अपने घर परिवार को भी याद करने लग जाते हो। एंड मैं ये सोच रहा था कि यार इट वुड हैव बीन ए सिचुएशन अगेंस्ट, इट शुड हैव बीन ए सिचुएशन अगेंस्ट एनिमी, व्हाई फ्री ऑफ कॉस्ट we four of us should die? No, I will prefer dying with fighting against enemy, though I would like to kill the enemy first. But still ये तो पूरी फ्री में ही जान जा रही थी। तो I was just remembering God कि God, this is injustice. I am a soldier, I can't die such death. Though death is inevitable, कभी न कभी तो जिंदगी में आनी है सबको। पर मैंने कहा ये नहीं भाई, I really I prayed to my God, मैंने कहा God, this is injustice, I can't die like this. एंड थोड़ी हाइट चेंज हुई और वो चॉपर ने हाइट को लूज किया। तो लूज करने के बाद थोड़ा थोड़ा करते करते सबकी जान में जान आई। बट नाउ अनदर प्रॉब्लम केम अप, इंडिया साइड वैली गॉट कवर्ड विद माउंटेन्स, सॉरी क्लाउड्स। पाकिस्तान साइड वाज वेरी क्लियर। आई सेड we cannot go to Pakistan side, life will be hell after that, nobody will spare us. And he said, sir मैं क्या करूं? Pilot asked me, sir, you are familiar with the area, because the other commanding officer was also not familiar. He had just spent 3-4 days and first time he was coming in the chopper to that particular area. But I was very clear about the height of the mountains on right and left, which one pilot was clueless because he was coming for the first time, though he was referring to his map. But then he said, sir, मैंने कहा अब तो हाइट जितनी ले सकता है ले ले, और अब मुझे रूट पता है, don't change the direction. I was very clear because I could see one side, I could see Pakistan, then I knew which side is our area. So he took a height which was above the height of the mountains. और जब तक हमें वादी की जो छोटे छोटे घर, चमकती हुई सीजीआई शीट नहीं दिखी, जब तक सभी टेंशन में थे। बट आई वॉज रियली, मैं सोच रहा था कि इतने सस्ते में जान नहीं जाने चाहिए, और जान जाए तो उसका कुछ जी मतलब तो हो, लड़ मर के कट के जब तो कुछ बात बने। एंड सी, वो भगवान ना सबकी सुनता है। तो दिस वाज वन थिंग, सबकी जान में जान आई। एंड आई मेट ब्रिगेडियर खंडूरी आफ्टर 6-7 years. I met him, he was with his wife, and the first thing which he told his wife also, he is the man who was guiding us in sitting in the chopper. मैंने कहा सर जितना मुझे पता था मैंने कोशिश की, अब सब सेफ आ गए तो सब हीरो बन जाते हैं ना कि मैंने ऐसा किया। मैंने कहा आई थिंक इट वाज लक ऑफ ऑल ऑफ अस व्हिच कुड ड्राइव अस सेफ। ही सेड नहीं नहीं राजवीर, यू आर सो क्लियर अबाउट द एरिया। मुझे यस, एक एक चप्पे चप्पे को मैंने अपने पैरों से नापा हुआ था और हेलीकॉप्टर से भी कई बार देखा। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, बाकी काम पायलट्स का था, राइट या लेफ्ट नहीं मुड़ रहा था जब सबकी सांस रुक गई थी। हाइट गेन कर गया था, गलती हो जाती सभी से, बट देन जब सभी चीज अच्छी हो जाती, व्हिच एंड्स वेल ऑल इज वेल। मतलब
हम लोगों को लगता है एज ए सिविलियन कि सिर्फ ये प्रॉब्लम्स हैं, बट कितने तरह की लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होती है। जो आपने इंसिडेंट बताया उसने एक अलग नज़रिया दिया कि हाँ, बहुत तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स और लाइफ थ्रेट्स हो सकते हैं जब आप ड्यूटी पर हैं। मैं इसका थोड़ा दूसरे फेस में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक एसएसबी ट्रेनर भी हैं। तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। आई नो अभी हम लोग उस फ्लो में हैं जहाँ पे हम आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे, बट क्योंकि हम फ्यूचर को भी ध्यान रखते हुए सर एक एसएसबी ट्रेनर भी है, तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि ऐसा क्या मिथ है एसएसबी ट्रेनर का जो बच्चों को लगता है, और ऐसा क्या होता है कि सिर्फ हार्डली 1 से 2% लोग ही इसे क्लियर कर पाते हैं, हजारों में लोग ट्राई करते हैं एसएसबी ट्रेनिंग करने के लिए। तो क्या वो ऐसी चीज है जो लोगों को पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐड है हमारे फौज का, एडवर्टीजमेंट। डू यू हैव इट इन यू, इफ यू हैव व्हाट इन यू, यू विल बी सेलेक्टेड। तो उनको लगता है बस हम जाएंगे और हमारी शक्ल सूरत देख के हमें कोई ले लेगा। भाई, सेनाओं के लिए अधिकारियों का सिलेक्शन है, मजाक नहीं चल रहा है। एंड आप देखिए, इन द फेज ऑफ टाइम, आई वॉज रीडिंग सम आर्टिकल, आई थिंक मे बी लास्ट मंथ, वेयर इन द पार्लियामेंट the question was raised why there is a deficiency of officer is around 8 to 9,000. But I feel correct figure only army headquarter can give or disclose. I think they will not like to disclose. I think we are having deficiency of approximately 14 to 15,000 officers. We have to have an aptitude properly. SSB is checking officer-like qualities in a candidate. Tomorrow he may be fit to become anything in the world. He may become a best scientist, he may become a film star, he can become even the governor of RBI, he can be anything, but they say you are not suitable to be a defense officer. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, और प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ कलाम। कलाम सर मिस्ड हिज SSB 2 times. See, he tried for Air Force, but he missed it. See, अच्छा हुआ ना, वो अगर रिजेक्ट नहीं होते तो मिसाइल कौन बनाता? ये जो हमारे देश के पास मिसाइल्स हैं, ये डॉक्टर APJ कलाम साहब की देन है। ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप ये देखिए, बड़े काबिल, इतने बड़े साइंसदान दुनिया को मिले, हमारे देश को मिले, तो अगर वो फौज में आ जाते तो ये मिसाइल कौन बनाता? हम भी खाली हाथ बैठे होते ना, या अमेरिका के या किसी दूसरे देश के मोहताज हो जाते आज। और भी कई बड़ी फेमस हस्तियां हैं। पता नहीं, मैंने सुना है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब भी कभी अपने ज़माने में SSB में नहीं हो पाए थे, जो कि आज की दुनिया का हर आदमी जिसको फौज का भी कोई नॉलेज नहीं है, पर उसको अमिताभ बच्चन में कोई कमी नहीं दिखती है। व्हाट अ पर्सनालिटी। बट सी, नहीं तो सदी को महानायक कहाँ से मिलता? वी कुड नॉट हैव गेट सच ए बिग मैन फॉर द इंडस्ट्री हैड ही बीन फॉर। तो ये जो SSB है, ये वो जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी ऑफ अ डिफेंस ऑफिसर, मैं तो कहता हूँ वो क्वालिटी हर ऑफिसर में होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट। चाहे वो इरिगेशन में है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में है, चाहे एजुकेशन में है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे सिविल सर्विस ऑफिसर है, चाहे पुलिस ऑफिसर है, ये हर ऑफिसर में वो चीजें होनी चाहिए। और जो फौज रिजल्ट देती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और रिजल्ट नहीं दे रहे, पर जो फौज रिजल्ट देती है इतनी खूंखार हालतों में, against so many adversities we work, it is because of the leadership of the officers. And you see our young leaders, captains and majors, क्या लड़ाई लड़ते हैं वो, जब जान फिदा करके। कारगिल में देखिए, इट वॉज द बैटल ऑफ ऑल यंग ऑफिसर्स, कैप्टन्स एंड मेजर्स। व्हाट अ स्पिरिट दे हैव गॉट। उंगली भी कट जाती है तो लोग 4 दिन उंगली को पट्टी बांध के रखते हैं, और वो जान जोखिम में है। उस एल्टीट्यूड में लड़ रही थी हमारी फौज, जहाँ ना ऑक्सीजन है, ना पानी है, ना खाना था, लोग भूखे लड़ रहे थे। यही
मैंने सिलेक्ट करना था खाना ले या ग्रेनाइट ले, तो ग्रेनाइट सिलेक्ट करा था, यस, तरह का उनका। सरवाइव करने के लिए यही जरूरी था। और ये जो क्वालिटीज हैं, you are tested for your by a psychologist, you are tested by a GTO, then there is another interviewing officer. All are have got their own veto also. When all the three will say yes, only then you will be selected. Otherwise, you may not be selected, even if two also recommend. Sometime, maybe with the recommendation of two, you may make it if the third person is not strongly objecting. Otherwise, all the three recommends you, only then you are recommended. एसएसबी सेंटर में ऐसा भी कहा जाता है कि द मोमेंट यू एंटर, तब से ही आपको जज करा जाता है कि कैसे आप खा रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं। इज इट ट्रू? ऐसा कैंडिडेट्स बोलते रहते हैं। मैं भी जब एसएसबी की तैयारियां कर रहा था तो ऐसी बातें सुनने को मिली, लेकिन इतना टाइम किसके पास है? इतना टाइम नहीं है किसी के पास। जो जो एसेसर्स हैं, दे आर ऑल्सो अंडर द प्रेशर। उनके ऊपर सबसे पहला प्रेशर तो आर्मी हेडक्वार्टर का है, वाई यू पीपल आर नॉट सेलेक्टिंग, फोर्सेज की वैकेंसीज वेस्ट हो रही हैं, बट दे वो नहीं मुड़ सकते। वो किसी का दबाव, लेकिन दबाव होते हुए दबाव मानते नहीं है। दे हैव गॉट देयर इंडिपेंडेंट सिलेक्शन। साइकोलॉजिस्ट, ही हैज गॉट हिज, उसका एक अपना अलग एरिया है। जीटीओ के पास अपना एक अलग एरिया, इंटरव्यू ऑफिसर के पास अलग है। एंड दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सीनियरिटी ऑल्सो। Interviewing officer is the senior most. GTO may be in between. Psychologist may be a defense officer also. He may be a civilian scientist also. और बड़ा बेहतरीन जजमेंट है ना। It says very clearly, tomorrow even if you are the prime minister's son or prime minister's daughter, if you are not fit, you will not be taken in. Come what may, whatever may be the situation. ऐसा दुनिया में इस तरह का टेस्ट, ये एक निराला टेस्ट है जो 5 दिन इंटरव्यू चलता है। ऐसे कोई, मुझे तो कोई इंटरव्यू नहीं पता जो कुछ कुछ एक आध घंटे के अलावा चलता हो। मैंने तो नहीं सुना है। ये 5 दिन चलता है। आपको मेहमान की तरह रखते हैं, आपको फ्री खाना खिलाते हैं, फ्री एकोमोडेशन है, और जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनका फ्री मेडिकल चेकअप है। यू आर checked by all specialists, your body is totally scanned, and then you are sent to, after a few months merit is out, you go to academy, and from a student or a boy or a girl you are made an officer after the training. क्या आप एक आखिरी? एक चीज मैं और आपसे शेयर करूंगा, जी। जो फौज की सबसे अच्छी चीज है, और जी। जो parents they really cherish. The day you become officer, when you are passing out, the pipping ceremony is done by your father and mother. Your parents are standing on your right and left, and the first star of your life are placed on your shoulder by your parents. What a day! You cannot give much to your parents because when you pass out, they are already in the middle age of around 50 or 50 plus, and उस टाइम उनकी ज़रूरतें भी कम होती हैं। पर जब अपने हाथ से अपने बेटे या बेटी को अफसर बनाते हैं, आई थिंक उससे बेहतरीन मौका या फोटोग्राफ नहीं हो सकता। मेरे भी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो माय फादर इज पुटिंग स्टार्स ऑन माय शोल्डर, एंड आई रियली चेरिश दिस मोमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। अम, आखिरी क्योंकि बहुत सारा समय हो चुका है, सो लास्ट एडवाइस, जो भी बच्चे एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आप एज अ ट्रेनर क्या देना चाहेंगे, और बाकी सिविलियंस को भी इन जनरल एज एन आर्मी ऑफिसर, एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? थैंक यू। आपको मैं बताना चाहता हूँ, और ये मेरा मैसेज सभी के लिए है जिसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स जो डिफेंस फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्टली यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कट एम कि मुझे फौज में, फौज से मेरा मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हमारे तीनों अंगों से है, पर वो जुबान पे ये वर्ड है फौज। ही हैज टू बी और शी हैज टू बी वेरी क्लियर, यस आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेस एज एन ऑफिसर। पेरेंट्स का काम है उस बच्चे को सपोर्ट देना। पेरेंट्स should take care whether he has got suitable study material or not. Very basic, very minimum thing. There are a lot of students who go to first SSB without preparing. They think कि he is looking like a hero and he will be taken first. वो एक टेस्ट होता है जो पहले दिन लंच से पहले, स्क्रीनिंग इन,
तो 70, 75, 80% तक लोग बैच में से पहले दिन ही आउट हो जाते हैं स्क्रीनिंग में। भाई ऐसा कौन सा टेस्ट है जहां बिना तैयारी के जाना चाहोगे? दुनिया में ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं हो सकता। और व्हाई नॉट टू प्रिपेयर? कई बच्चे कहते हैं सर आई वॉज ए स्कूल टॉपर, आई वॉज ए कॉलेज टॉपर। भाई यू वर्कड हार्ड ड्यूरिंग 10th एग्जाम और 12th एग्जाम, you have been suitably rewarded, you have got 95, 97, 98% marks, you have cleared your JEE or NEET also। आपने जो मेहनत की आपको उसका इनाम मिल गया है। पर एसएसबी में आप बिना तैयारी क्यों आते हो? ये उनको गलत फहमी है कि बिना तैयारी, डू यू हैव इट इन यू, तो वो उनको लगता है बिना तैयारी के आ गए। फिर दूसरी चीज ये है, साथ साथ एक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। यू सी डिफेंस ऑफिसर शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया, दे आर फाइटिंग। वो कौन सा हथियार यूज कर रहा है आज उनका, जैसे आपने बीच में मुझसे पूछा तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस क्या कर रही हैं, उनकी आर्टिलरी क्या कर रही है, उसको पता होना चाहिए यूक्रेन और ये रशिया है कहाँ। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से मिलता हूँ जो आज की तारीख में अगर मैं बताऊं, हमारे हिंदुस्तान के हर बच्चे को चाइना का लेआउट पता होना चाहिए, पाकिस्तान पता होना, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। मैं जब उनसे पूछता हूँ पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज बताओ और चाइना के नहीं, उनको दो चार नाम याद होते हैं। वाई आई शुड टेक ए पर्सन एज एन ऑफिसर हु इज जनरल अवेयरनेस इज सो पुअर? लेट मी टेल यू, आई मेट a milkman who comes in my colony and he knows कि I am a retired army officer, तो he was asking me, साहब ये यूक्रेन का वार मोदी जी रुकवा नहीं सकते हैं का? इनका तो सब मानते हैं। आई आस्क्ड हिम कि That's good. That's यूक्रेन और interesting. रशिया कहाँ है? बोला सर बहुत दूर है, 5-6 हज़ार किलोमीटर है। दैट मैन हु हैज मे बी हार्डली वुड हैव गॉन फॉर 5, 6, 5, 6 standard, but he can have this kind of awareness. Why not a person who wants to join as an officer, and he, if he's not having knowledge, why I should take him? Then even comes the physical fitness also. See, for during SSB, physical fitness is not much tested. There is a individual obstacle task which is there, and then there are some group tasks where your physical efficiency is seen. But you see, we should have those youngsters in defense whose physical fitness is the highest level. जिंदगी में कभी दौड़ेंगे नहीं, कभी भागेंगे नहीं, और अचानक वो एसएसबी के ऑब्स्टेकल कोर्स कैसे कर पाएंगे? इनफैक्ट दे विल आइदर गेट इंजर्ड और दे विल गेट सम स्क्रैचेस, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। पेरेंट्स का भी काम है बच्चों को इंश्योर करना कि भाई यू वांट टू गो टू डिफेंस, आई डोंट सी यू रनिंग, एटलीस्ट गो फॉर जॉगिंग, go for at least walking, some do some exercise. This parent should also take some interest. And then moreover, my advice to you, sorry, to the rest of the crowd who wants to be defense officer, you should be very choosy about your friend circle. There's a very famous saying, if your 4 friends have become officer, you are 5th in line. It is a, I don't know who said it, but I have read it, and I also number of time I tell to my candidates also. See, that says that your circle is so strong, people all are preparing well, all are motivated, all are physically fit, all are updated for GKGS, and we learn a lot from our friends. Friends is a circle, like when we talk about our guides, when anybody is born, mother is the first guide, then comes the role of father and grandparents also side by side. Then we come to the school, then teachers are our guide. When we come to college and university, then friends are the best guide. Friends can really tick you off for any small things. They can always motivate you. They can even tell that you are not paying attention or you are lacking somewhere. Only friends can tell, true friends can tell. बाकी सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, हो जाएगा, तू लग रहा है मुझे बन जाएगा, बट फ्रेंड्स बता देते हैं भाई दौड़ता नहीं है ना तू, neither you are well versed with the current affairs or what is happening in the world. So this friend circle is very important for the youngsters, and we have to come out of the room, go outside, and especially the vacations we should utilize by some trekking or some tour. Go out, know the world, read. Let me tell you, there is quite a big strength of students who do not take newspaper, hard copy of newspaper these days. When I ask them, sir, I update myself with the shorts or some news on, but yes, I don't say those are bad. They can update your knowledge about a particular subject.
but they cannot give you deep knowledge. So this is the one thing I always call it taking shortcuts. This is basically a shortcut. You are not making effort, but you want to feel that you are doing it. अखबार आप नहीं पढ़ते, न्यूज आप नहीं सुनते, करंट अफेयर्स मैगजीन आप नहीं लेते, फ्रेंड्स आपके ऐसे नहीं है जो आपसे इस बारे में बात करें टॉपिक से. फ्रेंड्स ये पूछते रहते संडे को क्या कर रहा है, कौन सी पिक्चर है. कोई देखो पिक्चर यार, पर तैयारी करो. बिकॉज लेट मी टेल, आई वांट टू टेल वन मोर थिंग. when your son or daughter goes for SSB for the first time, parents are the happiest people in the world. उनका सीना चौड़ा रहता है और वो सोचते हैं बस बेटा और बेटी बस लेफ्टिनेंट बन के ही आएंगे, ऐसा लगता है उनको. और जब बच्चा when he or she does not make it, बहुत बुरा लगता है. एक बार और हो जाए, after second rejection, then parents they do not tell even neighbors कि where my son or my daughter has gone, because now they are disheartened. और मैं बच्चों को कहता हूं तुम अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते, एक खुशी दे सकते हो बाय बिकमिंग एन ऑफिसर. उनकी उम्र भी 3-4 साल बढ़ जाएगी यकीनन, बिकॉज दे आर हैप्पी. हैप्पीनेस गिव्स यू एवरीथिंग गुड गुड एंड गुड. मैं ऐसा सोचता हूँ, बिना तैयारी के मत जाओ, पूरी तैयारी करो. एक मेरे हिंदी के टीचर, वो मुझे संस्कृत भी पढ़ाते थे, हिज नेम वाज मिस्टर आफले. he was a Maharashtrian. वो कहते थे सकल पदार्थ सब जग माही, बिना मेहनत पावत नहीं. Like everything exists in this world, but without hard work you will not get it. So hard work तो अपने ही हाथ में ना, कर लो. And it's a royal life. It's a royal life of Defense Forces, and it is so adventurous, so challenging, and so enjoyable. I really miss my military life now after retirement. This is my message. Thank you. Lovely, lovely. Colonel Rajveer Sharma, it was lovely talking to you. Thank you for your insights. बहुत अच्छे से आपने बच्चों को भी गाइड करा है, सिविलियंस को भी बहुत सारी आर्मी की इंफॉर्मेशन जो उन्हें ज़रूरत है जानने की, कि इनसाइड आपने बहुत अच्छे से प्रदान करे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. I am very thankful for inviting me, and wonderful talking to you. जय हिंद. जय हिंद. तो यह था हमारा आज का एपिसोड. मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के इससे आपने बहुत कुछ जाना होगा आर्मी ऑफिसर की लाइफ के बारे में, किस तरीके से वॉर की जाती है उस बारे में, और साथ ही में अगर आप अपने बच्चे को एसएसबी के लिए तैयार कर रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी आपने आज जान ली होगी. अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो इसे अपनों से शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही कई एपिसोड्स के लिए, कई जानकारी के लिए देखते रहें हितेशिकास चैनल. बहुत बहुत धन्यवाद.